ओके, जैसे अपन एंग्लो मराठा वॉर देखेंगे, इसके पहले एंग्लो मैसूर वॉर में देख ही लिया था कि कैसे हैदर अली ने अपनी पावर, उनकी डेथ के बाद टीपू सुल्तान ने उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालते हुए ब्रिटिशर्स के साथ ये फाइट कंटिन्यू करी थी, लेकिन अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स इसमें जीत गए थे एंड टीपू सुल्तान को डिफीट कर दिया था। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे मराठास के साथ उनकी वॉर कैसे हुई थी। जब उन्होंने इंडिया के नदर्न पोर्शंस को कैप्चर कर लिया था तो देन उन्होंने ट्राई किया, अब उनके सामने जो नेक्स्ट बड़ा चैलेंज थे, ओके, या फिर एक बड़ी रूलर कह सकते हो जिनको उन्हें हराना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि अब उनके प्रेजेंट में सबसे बड़े एक टाइप के उनके एनिमी कह सकते हैं, अपोजिशन वही थे, ओके, जो कि मराठास थे। ओके, तो जो मुंबई का वेस्टर्न पार्ट था वो तो उनके अंदर में टोटली आ चुका था। ओके, तो नाउ अब वो उसको पावर को बढ़ाने के लिए आगे गए। मैसूर था उनके बाद नेक्स्ट उसका टारगेट था मराठा, तो मैसूर को उन्होंने जीत ही लिया था। नाउ नेक्स्ट चैलेंज था मराठा के, तो उन्होंने मराठे को हराने के लिए उन्होंने पहले कोशिश की दैट उनके जो इंटरनल मैटर्स हैं, ओके, उसमें इंटरफेयर किया जाए। ओके, जैसे कि उसके लिए उन्होंने पानीपत की लड़ाई की 1761 में। ओके, तो जिस कारण से वहाँ जो रूलर्स थे उनके मराठास के कई बड़े बड़े रूलर्स मारे गए थे। ओके, जैसे रघुनाथ राव वगैरह ये सब मारे गए थे। और उसके बाद उनका जो नेक्स्ट एक राजा बने थे नाना पडवांस, ओके, उन्होंने उसकी ओनरशिप संभालते हुए और कई उसके अलग अलग जो राजा जैसे भोसले और जी होलकर्स वगैरह, उन्होंने भी उनको काफ़ी सपोर्ट किया था मराठा को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ओके, तो एंटायरली लास्ट जब रघुनाथ रॉय के पास ये पावर आ गई थी तो उन्होंने उन सबको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कितने ज़्यादा उनके बड़े बड़े जो रूलर्स थे मराठास के, बड़े बड़े जो राजा वगैरह थे वो सारे मारे जा रहे थे। ओके, तो उनके पावरफुल पर्सन तो उनके पास से जाते जा रहे थे धीरे धीरे करके, तो इसको कंट्रोल करने के लिए और ये अपने आप को कुछ टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग आर्मी की तरह बनाने के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी साइन की थी। ओके, और उसके बाद ब्रिटिशर्स उनके सपोर्ट में आने लगे थे कि ट्रीटी के अंदर में, और इस ट्रीटी के साइन होने के बाद ब्रिटिशर्स का जो एक टेम्परेरी एम था कि उन पे रूल करने के पहले उनके इंटरनल अफेयर्स पे, इंटरनल मैटर्स पे इंटरफेयर करना शुरू कर दिया जाए, तो वो इस ट्रीटी के साथ उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलने लगी थी। ओके, तो इसी के कारण काफी ज्यादा इंटरफेयर करने लगे थे, जिससे 1775 में उनके साथ एक वॉर हुई थी। फर्स्ट जो मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में फाइट हुई थी, दैट फाइट इज ऑन 1775। ओके, बट इसके कारण जो मराठास थे वो बहुत बड़ी दुविधा में आ गए थे, क्योंकि अल्टीमेट उनको एक टाइप से अपनी मेंटेनेंस के लिए 20 इयर्स तक के ये पीस और मेंटेनेंस के लिए उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था ब्रिटिशर्स के उस ट्रीटी के कारण। ओके, तो बट लेकिन कुछ ऐसे राजा थे जो इसके नहीं फॉलो करना चाहते थे, क्योंकि जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल आए थे इंडिया में लॉर्ड वेलेस्ली, ओके, वो एक पैक्ट साइन करवाना चाहते थे। अब जो नेक्स्ट मराठा के रूलर बन गए थे, ओके, जिनका नाम था बाजीराव पेशवा सेकंड, उनके साथ एक नई अलाइनमेंट साइन करना चाहते थे, एक नया पैक्ट साइन करना चाहते थे। ओके, जिसके अंडर में उन्हें मतलब क्या होता था कि साइन कर जैसे जैसे वो और ज्यादा साइन करवाते जाएंगे पैक्स में, उतनी ज्यादा ब्रिटिशर्स अपने बिहाफ में रूल बढ़ाते जा रहे थे। ओके, ताकि वो धीरे धीरे करके और ज्यादा उन्हीं के अंडर में पहुंचते जाएं। ओके, जिससे उनको काफी नुकसान भी हो रहा था मराठास को। तो उन्होंने ना एक और फाइट लड़ी थी, जो मराठा के चीफ थे भोसले और उनके एक और सपोर्टर थे, उनके साथ उन्होंने लड़ाई की थी 1803 में, ताकि अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सके। अभी तक जो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट था उनके लिए, या फिर ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, अपना पूरा डायनेस्टी ब्रिटिशर्स को दे दी जाए, तो उसको अपने लिए इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, ब्रिटिशर्स के हाथ से बाहर निकलने के लिए उन्होंने एक वॉर की थी। ओके, 1803 में देन जिसमें वो डिफीट हो गए थे, और डिफीट होने के कारण उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया था, एक अल्टरनेटिव बना लिया था, सेपरेट कर लिया था सेपरेटली। दोनों ने अपने अपनी ट्रीटी, जो उनके एक भोसले थे एंड सेकंड थे सेंडाई। ओके, इन दोनों ने जो सपोर्ट चीफ थे मराठास के, सेंडाई एंड भोसले, उन्होंने सेपरेटली एक अपने ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी साइन कर ली थी। ओके, नाउ बिगिनिंग में क्या हुआ था, जो होलकर एक उन्हीं के पर्सन सपोर्टिव थे, उन्होंने एक अलग से उनके साथ एक वॉर लड़ी थी। ओके, तो अपने आप को इंडिपेंडेंट, क्योंकि इन दोनों ने तो पैक्ट साइन कर लिया था, उनके साथ एग्रीमेंट बना लिया था, तो लेकिन तब भी
भूलकर मतलब शांत नहीं बैठे, उन्होंने अगेन एक फाइट की जो कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। ओके, तो जो रूलर्स हैं उन्होंने राजस्थान के रूलर्स के, भरतपुर के रूलर्स के से सपोर्ट लिया था, उनकी हेल्प मांगी थी ताकि वो उनको, लेकिन अल्टीमेटली वो उसको पे भी हार गए थे। ओके, एंड जो भरतपुर के, उन्होंने एक पैक्ट साइन कर लिया था। ओके, जिसके अंदर में उनकी डायनेस्टी बची रहे। हाँ, लेकिन डायनेस्टी साइन करने के मतलब सॉरी पैक्ट साइन करने के बाद डायनेस्टी तो उनकी रहती थी, लेकिन उसमें कई सारे सब मतलब डिसीजंस लेने के या फिर कोई भी अगर उन्हें जो भी चेंजेस करना तो उसके लिए डिपेंड उन्हें ब्रिटिशर्स पे रहना शुरू कर होने लगे थे वो धीरे धीरे उसमें। ओके, नाउ इसी के चलते सेकेंड फाइट तो हो गई कंप्लीट उसमें, जिसमें हाँ फिर से ब्रिटिशर्स जीत गए थे। नाउ थर्ड जो फाइट हुई थी, थर्ड फाइट में क्या हुआ था, इसके अंदर ना जो लॉर्ड हेस्टिंग थे, नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल आए थे, उन्होंने एक पेशवा के साथ एक ट्रीटी साइन करने बोला था जिसका नाम था सब्सिडी अलायंस। अब आगे मैं बताऊंगी सब्सिडी अलायंस क्या है। इसमें बेसिकली 3 रूल्स हैं। अब वो 3 रूल्स कौन कौन से वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ओके, तो ये 1817 में साइन हुई थी सब्सिडी अलायंस। इसके अंडर में क्या था, देन कुछ टाइम बाद पेशवा ने कुछ उसमें सब्सिडी अलायंस में रूल्स चेंज किए थे। अब वो फोर्स डाल रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे पेशवा पे कि आप ये सेकेंड अलायंस भी मान, मतलब उसको भी एक्सेप्टेबल करें, और उनके कई सा कुछ पोर्शन जो पेशवा के अंडर में या मराठा के जो रूलर, मराठा जो साम्राज्य था उसके जो राजा थे पेशवा, उन पे प्रेशर डाल रहे थे कि अपने मराठा राज्य का कुछ पोर्शन त्याग दें, मतलब वो ब्रिटिशर्स के हाथ में दे दें। ओके, तो जिसके लिए जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे वो एग्री नहीं हुए थे, और एग्री नहीं, जब वो एग्री नहीं हुए थे तो डेफिनेटली दे विल अगेन स्टार्ट द फाइट, जो कि थर्ड मैसूर वॉर, थर्ड मराठा वॉर थी। ओके, जिसमें होलकर ने एंड भोसले ने उनकी हेल्प की थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने, क्योंकि उनको पहले ऑलरेडी उन्हें हरा दिया था। ओके, तो उन्होंने फिर इंडिविजुअली तीनों को डिफीट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, पहले होलकर को, देन भोसले को, और फिर पेशवा बाजीराव सेकंड को भी उन्होंने सेपरेट लड़ाई में हरा दिया था। ओके, तो इस लड़ाई में हराने के बाद जो पेशवा का जो पोर्शन था, उनके राज्य का जो पोर्शन था, वो उनके जो आगे के वंशज थे शिवाजी, उनको सतारा के साइड का पोर्शन उनको दे दिया था, सतारा में जाके रूल करने के लिए। ओके, लेकिन रूल करने तो दे दिया था, लेकिन उनके पास डिसीजंस इतने ज्यादा नहीं थे अधिकार लेने के। वो ब्रिटिशर्स से बिना पूछे या उनसे बिना कुछ करे कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते थे शिवाजी। ओके, तो एक ब्रिटिशर बैठे तो ये थे, लेकिन ये एक टाइप के ब्रिटिशर्स के पपेट बन गए थे, क्योंकि वो पूरे डिसीजन उनसे पूछ के लेना पड़ता था। ओके, तो इस ड्यूरेशन में जब उन्होंने ये तीनों चारों और बड़े बड़े राजाओं को हरा दिया था मराठा के, तो उस कारण से वो सबसे पावरफुल एक रूलर बन चुके थे ब्रिटिशर्स। ओके, सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गए थे। ओके, ये था इसमें वॉर में, जो कि ये मराठा के वॉर में भी ब्रिटिशर्स जीत गए थे एंड द मराठास वर डिफीटेड। अब इसके आगे देखेंगे यहाँ पे जो कुछ रूलर, लॉर्ड वेलेस्ली अपन ने नेम सुना था, गवर्नर जनरल, ये काफी ज्यादा पावरफुल गवर्नर जनरल थे, बहुत पॉजिटिवली प्रूफ हुए थे ब्रिटिशर्स के लिए। उन्होंने मैसूर को, मराठा को, इन सब बड़े बड़े जो रूलर्स थे उनको हरा दिया था, और साथ ही साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने एक नया रूल स्टार्ट करवाया था इंडिया में। ओके, जिसका मैंने अभी नहीं, ऊपर ही अपन ने इसका थोड़ा सा पढ़ा था, दैट नेम इज सब्सिडी अलायंस, नेम अभी सुना भी था ऊपर। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे जो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सब्सिडी अलायंस स्टार्ट कराया, इस सब्सिडी अलायंस में है क्या। ओके, क्या क्या उसके फीचर्स हैं। तो इसमें देखो, मैंने बोला था इसमें सबसे मेन 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है दैट इस अलायंस के अंडर में जो भी इंडियन रूलर्स हैं, मतलब जो भी इंडियन स्टेट्स हैं, इंडिया के जो राज्य हैं, जो भी इस अलायंस को साइन करते, उसके अंडर में ब्रिटिशर्स का परमानेंट सेटलमेंट उन्हें स्वीकारना पड़ेगा, उन पे और उनके राज्य पे परमानेंट सेटलमेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट उसके अंदर था दैट रूल, जब वो परमानेंट रहेंगे, ओके, तो रूलर्स को, जैसे अभी देखा था कि पेशवा बाजीराव सेकंड ने साइन कर दिया था, तो उसके अंडर में जो भी रूलर ने साइन किया इंडिया के, उन्हें कुछ फिक्स्ड टैक्स पे करना पड़ेगा। एक अमाउंट फिक्स हो जाता था ब्रिटिशर्स और उन रूलर के बीच में। ओके, तो उनको मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए, जो ब्रिटिशर्स सिक्योरिटी देते थे इंडियन स्टेट को, तो उसके अगेंस्ट उन्हें कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को। ओके, ये सेकेंड पॉइंट था। ना द थर्ड पॉइंट में ये था दैट जितने भी राजा थे जो इस सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था, उन्हें उनके कोर्ट में
ब्रिटिशर्स का कोई एक ना एक ऑफिसर रखना ही पड़ेगा, जरूर कंपलसरी हो गया था। ओके, ताकि देखो अब यहाँ पे उनका परमानेंट सेटलमेंट आ गया, यहाँ पे उनकी इनकम भी आती रही ब्रिटिशर्स की। अब यहाँ पे जो उनका इंटरनल और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो ऑब्जेक्ट था वो इस थर्ड क्लॉज के थ्रू वो भी फुलफिल हो रहा था। ओके, तो बेसिकली इसके थ्रू पूरा पूरा बेनिफिट ब्रिटिशर्स को जा रहा था। ओके, जिसके अंदर उन्होंने हैदराबाद को, अवध को और कई सारे रीजन्स की फ्रीडम को टोटली छीन लिया था। ओके, और आगे चलते चलते उन्होंने मैसूर एंड मराठा को भी अपने अंडर में पूरा छीन लिया था इंडियंस से। ओके, तो ये सब्सिडी अलायंस का उनको ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिला था। अब नेक्स्ट यहाँ पे है जो लॉर्ड हेस्टिंग, उन्होंने भी अपनी कई राज्य को बढ़ाया था और मतलब अपने कई ऐसे रूलर्स लाए थे जिसके थ्रू इंडिया को बेनिफिट हुआ था। नेपाल को भी अपने हेस्टिंग ने नेपाल से भी फाइट की थी और उनके साथ एक ट्रीटी साइन कर ली थी बाद में। ओके, तो उनने भी कई बहुत पॉजिटिव मतलब इंडिया के अगेंस्ट कई सारे डिसीजंस लेते हुए ब्रिटिशर्स को बहुत प्रॉफिट दिलवाया था। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड डलहौजी। ये जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, ओके, जिसका नेम है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी। ओके, अब ये देखेंगे ये जो लॉर्ड डलहौजी के थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी बनी थी, इसमें है क्या बेसिकली। ओके, इसके अंदर में क्या था कि अब वो बिना लड़े ब्रिटिशर्स के राज्यों को छीनना चाहते थे। एनेक्स करना मीन्स होता है उसको छीनना या उस पर कब्जा करना। ओके, अब कब्जा करने के लिए कुछ ना कुछ तो वो एक रीजन, छोटा सा रीजन देखेंगे। उसके लिए उन्होंने एक रूल बनाया था इंडिया में कि जो भी ऐसे राजा हैं जिनकी कोई भी मतलब बारिश नहीं हुआ या फिर कोई भी संतान नहीं हुई है ही नहीं हुई, तो वो जिस भी राजा का कोई भी बेटा नहीं हुआ तो वो जो राज्य है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएगा और उसमें वो किसी भी अडॉप्टेड पर्सन को राजा नहीं बना सकते। मतलब उनका खुद का बेटा होना चाहिए, किसी अडॉप्टेड को नहीं, वो बेटा या बेटी किसी अडॉप्टेड को वो राजा नहीं बना सकते। ओके, तो उनका नेचुरल हेरिडिटी होना चाहिए और अगर नहीं रहा तो वो पूरा राज्य ब्रिटिशर्स डोमिनेट कर लेंगे, उसको हत्या लेंगे। ओके, हत्या के आप उसके ऊपर अपना राज। ओके, जिसके अंदर में झांसी, नागपुर, सतारा कई इसके सबसे मेनली ये जो रीजन्स हैं उसको वो पूरे ब्रिटिशर्स के अंदर में कर जा चुके थे, लेकिन इनको सेव करने के लिए यहाँ के रूलर्स ने फाइट भी की थी झांसी, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस हुआ है। ओके, वी वेरी वेल नो अबाउट द वॉर बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द झांसी रूलर्स। ओके, इसके बाद उन्होंने अब ये पूरा था ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैसे कॉन्कर्ट किया और ये फाइट कई साल तक जो स्ट्रगल, मतलब ये जो इतना सारा ब्रिटिशर्स इंडिया के साथ जो अन्याय कर रहे थे, इन सब का रियलाइजेशन और इन सब का जो मतलब जो पावर थी, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन इंडिया के अंदर भरता जा रहा था काफी ज्यादा, इतने ईयर्स तक, लगभग 100 और मे बी 150 ईयर्स से जो ब्रिटिशर्स का टॉलरेंस इंडिया सहन कर रही थी, वो एट लास्ट 1857 से वो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल होना शुरू हो गया था। ओके, मतलब इंडिया को अब टोटली ब्रिटिशर्स के थ्रू सिर्फ अपने अपने राज्य को नहीं, इंडिया को टोटली फ्री कराने के लिए यहाँ से 1857 से वो वॉर स्टार्ट हो गई थी और ये कंटिन्यूसली वॉर चली थी। और ये कंटिन्यूस वॉर के बाद 1947 में इंडिया सक्सेस रही थी ब्रिटिशर्स से फ्री होने में। ओके, बेसिकली जो फ्रीडम मिला था इंडिया को 1947 में, इस फ्रीडम का स्टार्टिंग यहाँ से कंटिन्यूस वॉर यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ओके, फिर एक के बाद एक कई सारे राजाओं, इसके बाद राजा नहीं, बेसिकली राजा के साथ साथ फ्रीडम फाइटर्स आने लगे थे लड़ने के लिए। ओके, उसके बारे में अपन आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, स्ट्रगल ऑफ 1857। ना यहाँ पे लास्ट देखो, अब ये सब अपन ने देखा कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में आए, कैसे उन्होंने राज्य को छीना इंडिया से, कौन कौन से राजा उसके अगेंस्ट हुए, कौन कौन सी फाइट्स हुई। अब देखेंगे इंडिया जो ब्रिटिशर्स, और अपन ने देखा कि जितनी भी लड़ाइयाँ था उन सभी में इन ब्रिटिशर्स जीतते जा रहे थे, कंटिन्यूसली उन्हें जीत मिल रही थी। अब देखेंगे जीत मिल तो रही थी, तो उसके पीछे कारण क्या था, ब्रिटिशर्स को कंटिन्यूस रिजल्ट्स, जो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे थे, उनके पीछे मेन रीजंस क्या था मिलने का। तो सबसे फर्स्ट था जब ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, डिवाइड एंड रूल, जिसके कारण से ब्रिटिशर्स को काफी फायदा हुआ था। और सेकेंडली जो इंडिया का सोशल एंड पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, मतलब वहाँ का जो कंडीशंस थी, उन कंडीशंस पे ब्रिटिशर्स अपने एक इंस्ट्रूमेंट्स या फिर एक अपने कंट्रोलेंस बढ़ाने लगे थे काफी हद तक। ओके, ना इसके बाद नेक्स्ट जो उसका रीजन है डेट ये है, जो औरंगजेब की डेथ हो गई थी, उसके बाद जो लास्ट जो ब्रिटिश गवर्नर रहे थे ओके औरंगजेब, उनकी डेथ के बाद इंडिया में एंटर होना उन्हें काफी ज्यादा इजी हो गया था क्योंकि वो सबसे पावरफुल थे उस टाइम। ओके,
एंड नेक्स्ट रीजन इज कि यहाँ पे जो पॉलिसीज, कई सारी वैसी पॉलिसीज निकाल रहे थे जिसके कारण इंडिया वीक होती जाती है, जैसे सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी, उसके अलावा भी कई सारे ऐसे रूल्स ब्रिटिशर्स ने निकाले थे, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, चार्टर्ड एक्ट, इन सब एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, रूलिंग रेगुलेटिंग एक्ट, ये एक्ट वगैरह और ये पॉलिसीज के कारण ब्रिटिशर्स इंडियन रूलर्स को वीक बनाते जा रहे थे। ओके, अब नेक्स्ट ये था डेट इंडिया, जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया को फाइनेंशियली या फिर मिलिट्री सिक्योरिटी के उससे हेल्प तो कर रहे थे, लेकिन उस हेल्प के अगेंस्ट वो उनसे उनके राज्य में अपना अधिकार बढ़ाते जा रहे थे। ओके, जैसे अभी देखा था जो सब्सिडी अलायंस में था कि वो उन्हें एक तो टैक्स भी देना पड़ रहा था इंडियंस को, मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया में आके रह रहा है और उल्टा इंडियंस को ही उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है। ओके, एक तो ये था सबसे मेन उनके एक टाइप से स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहना चाहिए ब्रिटिशर्स को, इंडियन के लिए बहुत वीक पॉइंट। ओके, तो सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ब्रिटिशर्स हेल्प तो कर रही थी, लेकिन उसकी अगेंस्ट अपना अधिकार भी बढ़ाती जा रही थी। ओके, ये इनके मेन रीजन थे। और थर्डली उनकी जो स्ट्रेटजीज होती थी वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया के कंपेयर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स होती थी, और साथ ही साथ उनके पास बहुत एडवांस वेपन्स हुआ करते थे जो कि इंडियंस के पास इतने एडवांस वेपन्स नहीं थे। ओके, ये मेन रीजंस थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में इतने टाइम तक रूल कर पाए और यहाँ पे उनकी सक्सेस होने का कॉजेस था। ओके, और जिससे यहाँ की इंडिया की पॉलिटिक्स, इंडिया के जो रूलर्स हैं उनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वीक होते जा रहे थे, जिससे ब्रिटिशर्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे थे। That's all about this chapter. Now we will, in our next video, we will continue the next chapter. Thank you.